कई बार आपने देखा है कि हम लोग जब कहीं रोड अच्छा पे जा रहे हैं, इधर मान लीजिए एक वाक्य बताती हूँ मैं आपको। हम लोग ऐसे ही रोड पे जा रहे कैमरा हैं, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ थोड़ा है, सेट ठीक कर है? दो। और वो जो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो वहाँ पे लहूलुहान पड़ा हुआ है और लोग फोटो खींच रहे हैं, लेकिन उसको कोई एम्बुलेंस से लेके नहीं जा रहा है। तो अब ये जो लोग फोटो खींच रहे हैं, देखा जाए तो कानूनी रूप से वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। उसके लिए उनको कोई पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी, कोई उनको जेल में नहीं डालेगा। लेकिन आपको पता है कि वो नैतिक रूप से गलत है ना? आपके मुंह से तुरंत निकलेगा अरे ये तो गलत कर रहा है ना? तो ये सही गलत हर चीजें जो है वो नियमों में या किताबों में नहीं लिखी होती। कुछ सही गलत जो है वो हमें अपने नैतिक मूल्यों से पता चलता है। हमारे मूल्य हमको कैमरा दिखाते हैं अच्छा कि इधर क्या है, सही है क्या गलत है। इधर तो नहीं देखना ना। इसी संबंध में नहीं आज हमारे नहीं नहीं साथ नहीं, एक इनका कैमरा ये है ना। बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व जुड़ चुकी है, डॉक्टर हिना चावड़ा मैडम। मैं इनका परिचय आपसे कराना चाहूंगी। उससे पहले मैं मैडम का वेलकम करना चाहूंगी। मैडम, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ मैडम सुन पा रही हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है? मैडम मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। डॉक्टर हिना चावड़ा मैडम। हाँ मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो मैम का इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगी। मैम, वी वेलकम यू। इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू टुडे। डॉक्टर हिना चावड़ा इज अ फैकल्टी ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल एक साइंसेज घंटा एट होगा तो NIT बताना ही, Raipur, ऐसे उंगली करना। Chhattisgarh. हाँ 15 Her मिनट पहले ही। PhD work was focused on consciousness development based value education based on Madhyasth Darshan. She is a motivational speaker and psychological counselor for students and faculty. Her research and teaching interests include promoting human value education in all spheres of life. Dr. Hina Chavda is also a coordinator and convener of various workshops held by her of value education. So, मैम, फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। यहाँ पे हमारे मैक्सिमम बच्चे जो हिंदी भाषी है, तो जी मैं मैडम, हिंदी में ही आपका जी स्वागत मैडम, करूँगी। जी मैडम, हिंदी में ही बात होगी। स्नेहलता मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बालाघाट के प्राचार्य माननीय श्री RM सोनवे सर का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में बोलने का एक अवसर। और उमा घोष मैडम का भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया और बोलने का अवसर प्रदान किया उन्होंने। और मुझे आज आपके यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, इसमें मुझे मूल्य शिक्षा पर वर्तमान परिदृश्य में मूल्य आधारित शिक्षा पर मुझे अपनी विचार अपने बात को रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मूल्य शिक्षा का परिचय और मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों है और इससे हमें क्या लाभ मिल सकता है, इस पर मैं अपनी बात रखूँगी। आपने मेरा परिचय दे ही दिया है। इसमें मैं NIT रायपुर में वैल्यू एजुकेशन जो पढ़ाती हूँ, तो उसी पर ही मुझे बोलना है कि मैं मूल्य शिक्षा पढ़ाती हूँ और मूल्य शिक्षा आधारित काउंसलिंग का भी कार्य मैं यहाँ करती हूँ। तो इससे यहाँ पे लाभान्वित बहुत लाभान्वित होते हैं। उनके जितने भी प्रश्न हैं व्यक्तिगत जीवन से आधारित, मन से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान उन्हें मिलता है। और ये बहुत एक अच्छी क्लास है ये मूल्य शिक्षा। इसमें हम खुद से परिचित होते हैं। अभी हम अपने आप को देखते हैं तो हम वर्तमान शिक्षा को अगर हम देखने जाएं तो उसमें कहीं ना कहीं हम रोज़गार मूलक शिक्षा की ओर हैं। स्किल बेस्ड एजुकेशन है जिसे हम कहेंगे कि प्रोफेशनल स्किल बेस्ड एजुकेशन है, जिसमें व्यावसायिक आधारित जो शिक्षा है उस पर हम एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन ये जो ज़िंदगी हमें जीना है तो किसके साथ जीते हैं? हम अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मोटर मशीन को समझ रहे हैं या पेड़ पौधे जीव जानवर को समझ रहे हैं, लेकिन जीना किसके साथ होता है? इंसान के साथ। जीना किन के साथ होता है? परिवार में। जीना किन के साथ होता है? अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, है ना, हम जहाँ काम करते हैं, स्टाफ, हमारे जो कलीग हैं, जीना इंसान के साथ होता है ना। तो ये जितने भी भौतिक सुविधाएं हम एकत्र कर लेते हैं, जितना भी हम धन बटोर लेते हैं, उनके साथ जीना नहीं होता है। वो एक सुविधा है, वो एक फैसिलिटी है
कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो सुविधा चाहिए है ना, या मुझे एक कंफर्ट जोन चाहिए, तो वो जो है रोजगारोन्मुखी शिक्षा जो है उसको कहेंगे, जो इंटरपर्सनल स्किल, प्रोफेशनल स्किल जो है उससे हमको धन मिलेगा। अगर हम स्टूडेंट से पूछें कि आप पढ़ाई क्यों करते हैं, आप स्कूल 12 तक क्यों पढ़ाई की, फिर कहेंगे आप आगे क्यों पढ़ना चाहते हो, तो मानसिकता जो बचपन से हमें समाज से जो मिल गया है, वो मानसिकता यही मिली हुई है कि हमें आगे आगे जा कर के एक अच्छी नौकरी करनी है, अच्छी सैलरी वाली जॉब करनी है हमको। तो ठीक है, हम दिन रात मेहनत करते हैं, बच्चे विद्यालय आते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और मेहनत करते हैं और नौकरी भी मिल जाती है और महीने की सैलरी भी मिल जाती है। लेकिन हमारी मानसिकता क्या रहती है इस सैलरी के पीछे, कि जीवन के सारे सुख मुझे मिल जाएंगे, तो जितना ज़्यादा पैसा मिल जाएगा उतना ज़्यादा हम बेहतर सुखी हो जाएंगे। इस मानसिकता से हम जो है शिक्षा से गुजरते हैं और फिर वो जॉब या बिज़नेस हम जो भी करते हैं वो हमको मिलता है। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि हमने जितना चाहा उतना हमको मिल गया, वो मिलने के बाद भी क्या हम सुखी हो गए? जितनी सैलरी मैंने सोची थी उतनी सैलरी मुझे मिल रही है, क्या हम सुखी हो गए? जितना बिज़नेस में मैंने सोचा था कि मुझे महीने के लाख 10 लाख मिलने चाहिए वो मिल रहा है, क्या हम सुखी हो गए? तो सुख को समझना पड़ेगा। तो सुख को भी देखने जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमें सुविधाओं से जो सुख मिलता है वो अपने आप में भी चेक करके आप लोग देखिएगा, सुविधाओं से जो हमको सुख मिलता है वो टेम्पररी होता है। आप पैसे से क्या खरीद सकते हो? घर, कपड़े, है ना, गाड़ियाँ, या वो सारी सुविधाएं जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमारे लिए सहायक होती है। तो ये जो सारी सुविधाएं हैं, इनकी हैसियत को भी अगर हम देखने जाएं तो वो हमको कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं दे सकता। तो कहाँ से मिलेगा हमको सुख, है ना? इसको भी सोचना पड़ेगा कि भाई ठीक है, बहुत सारे पैसे आ जाने से भी हम सुखी नहीं हो पा रहे, तो कहाँ से मिलेगा ये सुख? तो एक जगह से और जगह से हमको सुख मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल हमें गाड़ी चलाने में सुख मिल रहा है, नए मोबाइल में सुख मिल रहा है, नए कपड़े में सुख मिल रहा है। कितने देर का? थोड़ी देर का। नए कपड़े लिए कितने दिन खुश रहे, हमने नई गाड़ी ली कितने दिन खुश रहे, हमने नया मकान लिया कितने दिन खुश रहे, नई जॉब लगी कितने दिन खुश रहे। टेम्पररी, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, फिर वो खुशी गायब हो जाती है। तो हमें कंटिन्यू हैप्पीनेस चाहिए। लेकिन डिमांड क्या है अंदर में? हमारे अंदर में डिमांड है कंटिन्यू हैप्पीनेस की। मैं रोज़ सुखी रहूं, है ना? हम थोड़े, कभी खुशी कभी गम हमको स्वीकार नहीं है, ये बोलने में अच्छा लगता है ना, लेकिन स्वीकार्य हमको जो है वो सुख ही है। जैसे इस तरह की बात मैं जब क्लास में करती हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैडम, हमको तो कभी कभी दुख भी चाहिए, दुख के बिना तो सुख की अनुभूति होगी नहीं। तो मेरा यही सवाल रहता है कि चलो इसको रियल में प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या वाकई हमको कभी कभी दुख स्वीकार है। तो उसको देखते हैं कि भाई आपके घर में सारा कुछ बेहतर है, सब कुछ बढ़िया है, आप सुखी हैं, घर में कोई दिक्कत नहीं है, तब भगवान से क्या बोलते हैं कि किसी की नज़र ना लगे, हमारे घर में दुख ना आए, सुख बरकरार रहे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप कभी भी भगवान से ये नहीं कहते कि भगवान कई दिन हो गए हमको सुखी होते हुए, हम बोर हो गए, है ना, हमको थोड़े दुख चाहिए। तो ये जो कहते हैं ना कि कभी सुखी कभी गम, सुख के बाद दुख ज़रूरी है, दुख के बाद सुख ज़रूरी है, दोनों रहेगा तभी लाइफ का मज़ा आएगा, ये थ्योरेटिकल बोलने में ठीक लगता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम जाते हैं, जीने जाते हैं, तब यही जब घर में आ जाता है दुख, तब हम भगवान के सामने, या हम जो मानते हैं, आस्था है हमारी जहाँ, उनको हम प्रे करते हैं कि हे भगवान ये दुख भाग जाए, ये चला जाए। लेकिन हम इनवाइट नहीं करते हैं, है ना, हम प्रे नहीं करते हैं कि ये जो है सुख जो है चला जाए और दुख हमारे जीवन में आ जाए। तो इसी तरह से ना हमारे लाइफ में बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों ने मान रखा है। तो मूल्य शिक्षा जो है वो इन्हीं मान्यताओं को तोड़कर एक जानने की ओर हमको शिफ्ट करती है, और बहुत सारी चीज़ें जो हम मान करके चल रहे हैं उसको जानना वो सिखाती है ना। तो जो सुख जो है वो हमें निरंतर चाहिए। घर में हम कभी प्रे नहीं करते कि दुख आ जाए, आने पर हम उसे भगाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मूल्य शिक्षा की अगर हम बात करें तो मूल्य एक मौलिकता है, एक भाव है, मेरे विचार है, मेरी कल्पनाएं हैं, वो हार्मनी के साथ रहे, सुखद रहे। शिक्षा जो है हमें खुद से परिचय कराती है, हमें जीने के सारे आयाम के बारे में बताती है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं स्वयं को जान पाऊँ, परिवार को समझ पाऊँ,
है ना, प्रकृति को समझ पाऊँ, समाज व्यवस्था को समझ पाऊँ, संपूर्ण को समझ पाऊँ। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में केवल बहुत ही कहना चाहिए कि एक ज्ञान व्यापक है, लेकिन अभी का जो शिक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत संकीर्ण है, थोड़ी सी है। केवल अगर हम अपने आप को समझने जाएं तो हम अगर मैंने कहने का मतलब है कि अगर हम पूरी धरती को अगर हम देखने जाएं, है ना, तो इस पूरी धरती में हमको क्या नज़र आता है, पेड़ पौधे, जीव जानवर, मिट्टी पत्थर, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती है। लेकिन हम इसमें से देखते हैं कि जो जी मैडम, आप कुछ कहना चाह रही है? आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ मुझे, ओह यस यस, कहाँ गया, म्यूट हो गया है ऐसे, अभी हुआ म्यूट? हाँ हाँ हाँ। हाँ ये ऑटोमेटिक हो गया होगा, लग गया, मैंने टच तो नहीं किया था। ठीक है, तो ये जो मूल्य शिक्षा है उसका भी हम परिचय ले रहे हैं कि ये इससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है और ये क्या है, और साथ साथ में हम मानव को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूरी धरती को अगर हम देखें तो इसमें 4 ही चीज़ें हैं, है ना। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, एक मटेरियल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर और ह्यूमन बीइंग, माने पेड़ पौधे, जीव जानवर और मिट्टी पत्थर, हवा और मानव। इन चारों को अगर हम देखने जाएं तो जो मटेरियल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, यानी जहाँ पे मिट्टी पत्थर, हवा, पानी और पेड़ पौधे और जीव जानवर, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है ये आपस में व्यवस्थित है, लेकिन केवल हम ह्यूमन बीइंग ही गड़बड़ है। हम न तो नेचर के साथ ठीक से चल रहे हैं, इन एनिमल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर के साथ भी हम ठीक से नहीं चल रहे हैं, और हम खुद के साथ भी ठीक से नहीं चल रहे हैं। हम मानव के साथ भी ठीक से नहीं चल रहे हैं, हम स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ भी ठीक से नहीं चल रहे हैं। माने मैं मेरे साथ, मैं मेरे माता पिता भाई बहन के साथ, मैं मेरे मित्र साथी के साथ ठीक से नहीं चल पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये ज्ञान है ही नहीं। तो जो वर्तमान शिक्षा जो है, वर्तमान शिक्षा में केवल इन 3 प्राकृतिक संपदाओं का ज्ञान हमें दिया जाता है, और मानव में भी अगर हम देखने जाएं तो केवल शरीर ज्ञान हमको दिया जाता है, जिससे हम डॉक्टरेट की उपाधि जो प्राप्त करते हैं, जिसमें फिजिशियन जो बनता है ना, वो शरीर में एक्सपर्ट होता है। लेकिन मन स्वस्थता, मन खुश कैसे रहे, इसकी अभी कोई स्टडी नहीं है। तो इस तरह से मूल्य शिक्षा जो है वो जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये 3 एंगल को कवर करती है। जीवन ज्ञान यानी मेरे बारे में मुझे पूरा बताती है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों जी रही हूँ, है ना, सही जीवन जीने का क्या तरीका है, इस शरीर का प्रयोजन क्या है, मेरे मन का प्रयोजन क्या है, और मैं कैसे सुखी दुखी होता हूँ, इसके बारे में। अस्तित्व दर्शन ज्ञान का मतलब पूरी धरती के बारे में, कि प्रकृति और मेरा संबंध क्या है ना, ये पूरे यूनिवर्स, ब्रह्मांड और धरती का क्या कनेक्शन है, उससे मेरा क्या कनेक्शन है, ये है ना। और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान का मतलब कि इसमें मैं कैसे प्रकृति के साथ जीऊँ और मैं कैसे मानव मानव संबंधों के साथ जीऊँ, और जिससे कि हार्मनी रहे, खुशहाली रहे, प्रकृति के नियमों को जानकर मैं काम कर सकूँ और मैं मानव के साथ न्यायपूर्वक चल सकूँ। तो जो हमारे आपस में जो भी प्रॉब्लम है वो संबंधों में अतृप्ति के कारण है, हमारे संबंध में शिकायत है, नाराज़गी है, तो इसमें अतृप्ति के कारण भी जो है वो समस्याएं हैं। तो ये हम खुद को जान पाएंगे, दूसरों को जान पाएँ, ये मूल्य शिक्षा में एड्रेस कराया जाता है, और बहुत सरल सहज रूप में ये बात प्रस्तुत हो पाती है, विद्यार्थी को भी सभी को समझ में आता है। तो इसमें जो मानव को अगर समझने जाएं तो ये 2 ही वास्तविकता है, एक मैं और एक शरीर। तो शरीर की ज़रूरत के लिए अपना प्रोफेशनल स्किल काफ़ी है, लेकिन मन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए या विचार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए या सेल्फ स्टडी के लिए अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें जो है ऐसे अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, जिससे कि जिसको हम नाम दे रहे हैं कि इंटरपर्सनल स्किल, माने मेरे अंदर का आत्मिक ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान मुझे प्राप्त हो। तो उससे क्या होगा कि जैसे हमने वहाँ से लिंक करते हैं वापस कि सुख, तो सुख को अगर हम देखने जाएं कि अगर हमको भौतिक जगत से सुख नहीं मिल रहा है, वहाँ से टेम्पररी मिल रहा है, वहाँ से हमको कंटिन्यू नहीं मिल पा रहा है, तो हमें ये जो सुख है, निरंतर सुख कहाँ से मिलेगा, या और सुख कहाँ से मिलता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी। तो वो दूसरा जो सुख है वो ह्यूमन रिलेशन में मिलता है हमको, एक भौतिक जगत से जो मटेरियल हम कह रहे हैं वहाँ से टेम्पररी मिलता है, और दूसरा जो है ह्यूमन रिलेशनशिप में,
मेरा भाई बहन से संबंध, पति पत्नी संबंध, मित्र मित्र संबंध, है ना, गुरु शिष्य संबंध, ये जो मानव मानव का जो संबंध है, यहाँ पर हमको भी सुख मिलता है। यहाँ पर कंटिन्यू हैप्पीनेस की पॉसिबिलिटी है। कैसे? जैसे मैंने सामने वाले को समझा, वो भी मुझे समझता है, मैं भी उनको समझता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो हम दोनों खुश हैं। इसे उभय तृप्ति कहते हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट कहेंगे। यहाँ जस्टिस है, न्याय है ना। तो हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएँ, ये एड्रेस मूल्य शिक्षा में दिया जाता है कि कैसे एक दूसरे को समझोगे। तो सुख जो है, समझने में भी सुख है। जैसे एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास में दो मित्रों के बीच में लड़ाई हो गई या झगड़े हो गए, है ना, या बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये जब दो मित्र के बीच में कोई समस्या हुई, कोई बात को लेकर के बहस झगड़े हो रहे हैं, तो ये ठीक करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इसको देखें कि अगर मेरी किसी से नहीं बनती है, मैं किसी के साथ में प्रॉब्लम महसूस कर रहा हूँ, तो वो ठीक कैसे होगा? क्या हमारे बीच में एक दूसरे को पैसे देने से ठीक होगा, या वो मुझे मोबाइल दे या मैं उसे घड़ी दे दूँ तो ये ठीक हो जाएगा? नहीं। ठीक कैसे होगा कि उन्होंने मुझे गलत समझा, उसने मेरी बुराई क्यों की, उसने मेरा रॉन्ग इवेल्युएशन क्यों किया, मैंने रॉन्ग इवेल्युएशन, अदरवाइज इवेल्युएशन, इस तरह से जो एक दूसरे के बारे में जो गलत मूल्यांकन करते हैं, उस कारण से हम दोनों एक दूसरे से दुखी हैं या परेशान हैं। तो ये ठीक कैसे होगा? समझने से। हम दोनों बैठें, हम दोनों बात करें, एक दूसरे की बात को सुने और गलतफहमी को दूर करें कि भाई आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच लिया, मैं तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, है ना। तो या हम दोनों जब बात करेंगे तो क्या होगा कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके बारे में क्या गलत सोचा मैं बताऊं, सामने वाला जो है वो मेरे बारे में बताए कि भाई मेरे को तुमसे कहाँ गलतफहमी हो रही है। तो दो व्यक्ति जब आपस में बैठकर बात करेंगे तो वहाँ पर इनके बीच में जो गलतफहमी है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर होगा। तो ध्यान दें, ये दो पर्सन के बीच में, दो मित्र के बीच में जो प्रॉब्लम थी, वो ठीक कैसे होगा? वो आपस में बात करने से ठीक होगा, एक दूसरे को सुनने समझने से ठीक होगा। तो कैसे बात करें, कैसे एक दूसरे को सुने समझें कि लड़ाई ना हो और ये हमारे बीच की मित्रता वापस ठीक हो जाए, वो एड्रेस मूल्य शिक्षा में दिया जाता है कि कैसे आप एक दूसरे को समझें। जैसे क्लास लेती हूँ तो इस तरह की बातें कई एग्जाम्पल के साथ में हम बच्चों के बीच में बात करते हैं, तो डाउट्स जो हैं एक दूसरे के मन में वो क्लियर होता है। ठीक, अब हमारे बीच के जो प्रॉब्लम थे वो बात करने से, एक दूसरे को समझने से ठीक हो गया। अब ये बात आती है कि यहाँ पे मैंने कहा कि क्या ये टेम्पररी हैप्पीनेस है यहाँ पर भी, या परमानेंट हैप्पीनेस के चांसेस हैं? कंटिन्यू हैप्पीनेस है ना, मैं रोज़ खुश रहूँ अपने दोस्त के साथ में, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? तो हाँ है। कैसे? हम दोनों एक दूसरे को रोज़ समझते हैं। जब जब दोनों के बीच में गलतफहमी आती है, हम दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। हम दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं समझ पाते, तो जो हमसे समझदार हैं, बड़े हैं, उनको बीच में ला करके हम अपनी प्रॉब्लम ठीक करते हैं। तो अगर हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम आपस में हैंडल कर लें, बात कर लें, ठीक कर लें, तो हमारे बीच में डेली ठीक रहेगा, प्रतिदिन हमारे बीच में ठीक रहेगा। तो हम आपस में एक दूसरे को प्रतिदिन समझेंगे, प्रतिदिन हमारे बीच में ठीक रहेगा, तो क्या होगा? हम एक दूसरे के साथ में अच्छा महसूस करेंगे। सुख क्या है? स्वीकार का भाव बराबर सुख, अस्वीकार होना बराबर दुख। भाई मुझे सामने वाला स्वीकार हो रहा है, क्या स्वीकार हो रहा है? उसका व्यवहार स्वीकार कर हो रहा है मुझे, है ना, वो मेरे बारे में अच्छा सोचता है, ये मुझे स्वीकृत हो रहा है, यही तो सुख है। दुख क्या चीज़ है? दुख यही चीज़ है कि वो मुझको नहीं समझ रहा है। वो नहीं समझ रहा है का मतलब वो मुझे अस्वीकार रहा है, वो कह रहा है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम में ये बात नहीं है, तुम में वो बात नहीं है, तुमको ऐसा नहीं होना था, तुमको ऐसा होना था। इसका मतलब वो मुझे अवॉइड कर रहा है, वो मुझे अस्वीकार रहा है, वो मुझे नहीं स्वीकार रहा है। कैसे नहीं स्वीकार रहा है? मैं जैसा हूँ वैसा नहीं स्वीकार रहा है मुझे। कंप्लेन है उनके अंदर कि भाई तुम यहाँ ठीक नहीं हो, वहाँ ठीक नहीं हो, बराबर दुख। सुख क्या है? यहाँ पर अगला मुझे, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, वैसा ही वो मुझे स्वीकारे, वो समझ पाए कि इनमें अच्छाइयाँ हैं और ये कुछ कमियाँ हैं, उसे मैं ठीक कर पाऊँ, या नहीं ठीक कर पा रहा हूँ तो मैं उस जगह में एडजस्ट कर लूँ, है ना। तो क्या हो रहा है कि स्वीकार भाव बराबर सुख और अस्वीकृत होना बराबर दुख। तो ये
कैसे हमारे अंदर में कंटिन्यू स्वीकार भाव बना रहे, हम एक दूसरे को स्वीकार पाएँ, समझ पाएँ, ये एड्रेस, ये जानकारियाँ या इन्फॉर्मेशन जो है वो मूल्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों को मिलती है। एक दूसरी बात, अब हम पूरी धरती को अगर हम देखने जाएं तो पूरी धरती में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 4 अवस्थाएं हैं, है ना। पदार्थावस्था यानी कि जहाँ पर पेड़ पौधे अपने पदार्थावस्था में मिट्टी पत्थर हवा पानी, और जीवावस्था यानी कि यहाँ जहाँ पर एनिमल है आपके जीव जानवर, और प्राणावस्था यानी पेड़ पौधे, और ह्यूमन बीइंग मानव ज्ञानावस्था। तो ये 4 अवस्थाएं जो हैं, 4 ऑर्डर जो हैं, इसमें से जो 3 ऑर्डर जो है केवल ह्यूमन बीइंग को छोड़कर, है ना, उसमें से खास करके एनिमल ऑर्डर जिसको हम जीव जानवर कह रहे हैं, वो उनको केवल सुविधाएं चाहिए। वो केवल उनकी उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो केवल शरीर तक सीमित है, खाना पीना सोना, है ना, इतना ही है उनका जनरेशन। उनका जो लाइफ स्टाइल है वो केवल बॉडी तक लिमिट है। ह्यूमन बीइंग उससे एडवांस है, आगे है। उसको क्या चाहिए? उसको प्लस 2 चीज़ और चाहिए, सुविधा प्लस समझ प्लस रिलेशन, संबंध। 3 चीज़ें जो है वो चाहिए हमें। फैसिलिटी चाहिए, सुविधाएं चाहिए, शरीर को बनाए रखने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और रिलेशन चाहिए, क्योंकि हम अकेले नहीं जी सकते, हमें परिवार चाहिए, संबंध चाहिए, मित्र मित्र संबंध, भाई बहन संबंध, माता पिता संबंध, गुरु शिष्य संबंध, है ना, पति पत्नी संबंध। हमारे बीच में संबंधों की आवश्यकता है, ये एनिमल ऑर्डर में नहीं है ना। और समझ की आवश्यकता है हमारे बीच में। अगर हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें समझ चाहिए कि हम खुद को और सामने वाले को समझ सकें। तो अभी हो क्या रहा है करेंट एजुकेशन सिस्टम में, सुविधा 3 पॉइंट कहा मैंने, समझ, संबंध और सुविधा, ठीक। तो इसमें से सुविधा वाला भाग जो है वो पाने में मेरी मदद शिक्षा जगत कर रही है, ऐसा कह सकते। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारोन्मुखी शिक्षा, है ना। लेकिन समझ और संबंध मिसिंग है। ये 2 का एड्रेस हमें शिक्षा के माध्यम से नहीं मिलता है। तो मूल्य शिक्षा जो है वो मेरे से परिचय कराती है, वो समझ और संबंध को जोड़ करके ही वो बात को कह पाती है। तो समझ और संबंध की भी जानकारी कहें या समझ कहें या नॉलेज कहें, ये भी हमें शिक्षा के माध्यम से मिलने की आवश्यकता है। और यदि ये मिलता है तो मैंने स्टार्टिंग में वही कहा था कि जीना किनके साथ होता है, कंप्यूटर के साथ, मेरे 4 व्हीलर के साथ, मेरे शानदार बंगले जैसे घर के साथ जीना नहीं होता, वहाँ रहना होता है ना। जैसे गैरेज में हमने गाड़ी रखी है वैसे ही हमने घर में अपने आप को रखा है, इतना ही होता है। लेकिन जीना किसके साथ होता है? इंसान के साथ, परिवार के साथ। कई बार हम जो न्यूज़ सुनते हैं कि सारा कुछ है, नेम फेम मनी सब है, सारा धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो सुखी नहीं है, और उनके बाद भी एक घटना उनके घर में होती है कि मर्डर हो गया या सुसाइड केस हो गया। तो ये क्या चीज़ है? इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने सुसाइड क्यों कर लिया, उनका मर्डर क्यों हो गया? रिलेशन में प्रॉब्लम थी, शिकायत थी, झगड़े थे, मनमुटाव था, ईर्ष्या द्वेष जलन था, क्रोध था, अहंकार था, नाराज़गी थी। तो ये किन में होता है? ये मुझ में होता है, मेरे भीतर होता है, मेरे विचारों में होता है। मेरे विचारों में द्वंद्व है, समस्याएं हैं, ईर्ष्या द्वेष जलन है, अहंकार है, नाराज़गी है। इस कारण से सामने वाले का मर्डर हो गया, या खुद को ख़त्म करना, जिसको हम लोग साइकोलॉजी की भाषा में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स कहते हैं, है ना। इसमें तनाव है, अवसाद है, या हमें आत्महत्या जैसे विचार आ रहे हैं, है ना, या डर है, घबराहट है। तो ये सब हम नाम देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुविधा संपन्न होने के बाद भी हम घटनाएं क्यों घट रही है? क्योंकि समझ और संबंध की शिक्षा नहीं दी गई है। इसकी आवश्यकता तो है। अभी वर्तमान परिदृश्य को भी अगर हम देखें कि भई अभी कोरोना काल जो चल रहा है, उसमें भी अगर हम इसमें मानव का ही हस्तक्षेप है, प्रकृति के साथ में हमारा छेड़खानी हुई है, हस्तक्षेप हुआ है, तभी इस तरह के कुछ नए नए वायरस हमारे सामने आ जाते हैं। और अभी भी हमको जो मास्क लगाना है या हैंड वॉश करना है, ये क्या है? किसी वायरस से, किसी इन्फेक्शन से बचाने के लिए है। तो कहीं ना कहीं अगर हम प्रकृति के साथ में संबंध को समझ पाते, जीव जानवर और मैं, और पेड़ पौधे और मैं, और ये मिट्टी पत्थर पानी हवा धातु, ये जो भी है, इन सब और मैं, हमारा रिलेशन हम लोगों ने नहीं समझा है। हमने केवल प्रकृति का शोषण किया है। हमको लगता है कि ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, और हम जो है इसमें जो चाहे मनमानी कर सकते हैं। और वो सारी मनमानी का नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग, वो सारी मनमानी का नतीजा है नेचर अनबैलेंस होना, प्राकृतिक असंतुलन,
है ना, जिससे कि समय पर मौसम को हम नहीं देख पाते हैं, ठंड का मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम, इसमें हम इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना या इतना ज़्यादा ठंड होना, इतनी ज़्यादा बारिश होना, तो ये प्राकृतिक आपदाएं क्या चीज़ है? यही है ना, हमने प्रकृति के साथ संबंध को नहीं समझा है ना, हम उनके साथ संबंध को नहीं पहचान पाने के कारण ही ये सारे जो हमने उत्पादन गतिविधियां जो हम भी करते हैं, कि हमारे इतने सारे प्लांट हैं, फैक्ट्री हैं, या खेती जो हो रही है, इतने रासायनिक खाद हैं, या इतने प्रदूषित हवा वायु जो है, इसके कारण में आज हम भी इससे प्रभावित हो गए हैं, है ना। एक समय था कि हम नॉर्मल कहीं भी पानी पी पाते थे, आज तो बिना मिनरल वाटर के आप पानी नहीं पी सकते, बिना मास्क के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये एड्रेस मूल्य शिक्षा का प्रयोजन ये भी है कि वो एड्रेस कराती है, वो हमारी मौलिकता को बताती है कि भाई आपका धरती से क्या संबंध है, किस कहाँ तक हमारा हस्तक्षेप का अधिकार है, हमको कहाँ से अधिकार नहीं है, कहाँ हमारी अधिकार सीमा है, ये ज्ञान मूल्य शिक्षा से प्राप्त होती है ना। और ये हमारा खुद से भी परिचय हमको कराती है। इसमें ये होता है कि हम खुद से परिचित हो पाते हैं, हम खुद को जान पाते हैं कि जिससे हम प्रकृति के साथ संबंध को पहचान पाते हैं, परिवार संबंध के साथ पहचान पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम ठीक से ज़िंदगी को जी पाते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ एक वो था कि मूल्य शिक्षा का जो है अभी के एजुकेशन सिस्टम में हम उसको कैसे देखें। तो रोजगार मूलक शिक्षा जो है, केवल सुविधा केंद्रित जो शिक्षा है, उससे ऊपर उठ करके भी हमको देखने की आवश्यकता है, इसको शिक्षा में लाने की आवश्यकता है। इस पे काम चल भी रहा है, नहीं चल रहा है ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो है AICTE ने काफ़ी सारे लगभग इंजीनियरिंग कॉलेज में मूल्य शिक्षा को अनिवार्य किया है उन्होंने। यहाँ तो चल ही रहा है NIT रायपुर में। इस तरह से मूल्य शिक्षा की आवश्यकता महसूस हो रही है, जैसे योग क्लास की आवश्यकता महसूस की गई फिजिकल फिटनेस के लिए, उसी तरह से मेंटल हेल्थ के लिए भी मूल्य शिक्षा की आवश्यकता महसूस हो रही है। अब ये जो है विद्यार्थियों को किस तरह से ये मदद करती है ना। तो जैसे अगर विद्यार्थी जो है वो अगर खुद को समझ पाते हैं, प्रकृति के साथ संबंध को समझ पाते हैं, तो आज के जो यूथ हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, अगर वो विद्यालय जाती है और उनको इस तरह की कोई समझ मिल पाती है, तो वो उनके अंदर में जो एक पीयर प्रेशर है, जो सामाजिक दबाव है, जो साथियों का दबाव है, उससे वो मुक्त हो जाएंगे। अभी सभी के दिमाग में एक प्रेशर बना हुआ होता है कि आपको बड़ा आदमी बनना है, आपको बहुत पैसे कमाना है, आगे बढ़ना है ना। और वो प्रेशर में वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कई केस जो है हमने सुसाइड के जो सुनते हैं, एग्ज़ाम में फ़ेल होने पर सुसाइड करना, या डिप्रेशन में चले जाना, है ना, या रिलेशन में ब्रेकअप होने पर जो है सुसाइडल थॉट्स आना, स्ट्रेस डिप्रेशन में चले जाना, या संबंधों में कोई प्रॉब्लम आने पर, रिलेशन में और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने पर हम कई तरह के तनाव और स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी हम देखते हैं, और सुसाइडल थॉट्स हम देखते हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं वो अगर विद्यार्थियों को स्कूल से ही मिले, या अगर स्कूल से नहीं मिल पाया है, या महाविद्यालय स्तर पर भी अगर ये बातें विद्यार्थियों को मिलती है, तो वो खुद को जान पाएंगे, अपने जीने के प्रयोजन को जान पाएंगे, और जो भौतिकता की जो दौड़ है, जो धन के पीछे भागने का जो दौड़ है, उसको वो समझ पाएंगे, और स्थिरता मन में आएगा, धैर्य मन में आएगा, विवेक मन में आएगा, समझदारी मन में आएगी। तो वो समझ पाएंगे कि जो धन है वो मेरी आवश्यकता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि पैसे नहीं कमाना है, हमें जितना आवश्यकता है उतना हम करें, लेकिन ये भी हमारे दिमाग में बराबर बना रहे कि सुख का बेस, सुख का आधार केवल धन नहीं है। सुख का बेस, सुख का आधार संबंध ही है ना। मानव मानव संबंध को जानना बहुत आवश्यक है ना। जिस तरह के उदाहरण लेते हैं कि करंट में अगर हम देखने जाएं वर्तमान में, तो जैसे मान लीजिए गाड़ी ख़राब हो गई है ना, तो उसके लिए मैकेनिक बुला लेंगे, है ना। घर में ऐसी रेफ्रिजरेटर कुछ ख़राब हो गया तो रिपेयर में ना कि उसे बनाएगा। हमने क्यों नहीं बनाया? गाड़ी मैंने क्यों नहीं बनाई? AC या TV, रेफ्रिजरेटर मैंने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझे नहीं आता बनाना। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैंने नहीं सीखा। लेकिन किसी और को आता है, उसे मैं उनकी फ़ीस दे दूँ, वो बना देगा। तो यहाँ आवश्यकता नहीं थी सीखना, है ना। यहाँ क्या हुआ? पैसे से मेरा काम चल गया। ठीक। दूसरा, अगर मेरे शरीर में कोई दिक्कत आई,
कि भाई मैं पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, या बुखार है, या अन्य कोई बीमारी बड़ी हो गई है, गंभीर बीमारी, तो शरीर में कोई प्रॉब्लम होने पर मुझे डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। जो मार्केट में जो भी बाहर डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, फिजिशियन हैं, हम उनसे मिलेंगे और शरीर की जो भी दिक्कतें हैं उसको हम उनसे सॉल्व कराएंगे। वो हमें दवाई दे या फिर हमें कोई ट्रीटमेंट करे हमारे साथ में, तो वो वहाँ पर भी पैसे से काम चल जाएगा। क्यों? हमने डॉक्टर की फ़ीस दी, हमने दवाई के लिए पैसे दिए मेडिकल स्टोर में, या हमने जो भी हमको परहेज़ कहा गया था या जो भी खाने के लिए जो भी हमको कहा गया था वो सब हमने किया। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर पैसे से काम चल गया। घर में बिगड़ी हुई चीज़ें थी, पैसे से बन गया। शरीर में कोई गड़बड़ी थी, इसके लिए भी पैसे से काम चल गया। क्यों? हमने एक अच्छे बढ़िया डॉक्टर के पास हम चले गए। लेकिन अगला, मन में अगर कोई प्रॉब्लम है, मन दुखी है, मन उदास है, किसी से झगड़ा चल रहा है, मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, हमारी आपस में बनती नहीं, हम एक ही छत के नीचे सुकून से रह नहीं पा रहे हैं, तब क्या हो गया? इस घर के अंदर घर के जो भी सामान थे, गड़बड़ होने पर, बिगड़ने पर हम बनवा लेते हैं। मैकेनिक कहता है कि भाई आपका ये सामान ना ज़्यादा ही ख़राब हो गया, आपका ये टीवी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बार बार इतना खर्चा आ रहा है, आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया, अब नया ले आओ। हम क्या करते हैं? उसे बाहर निकाल देते हैं सेकेंड हैंड में, हम नया ले आते हैं। लेकिन घर में जो रिलेशन ख़राब हुआ है, जो रिलेशन हमारा के कारण जो हमको दुख मिल रहा है, तो वो जो दुख हमको जो मिल रहा है रिलेशन के कारण में, उसको ठीक करने के लिए हम किसको बुलाएंगे? घर में आपस में झगड़े हैं, उसको ठीक करने के लिए किसको बुलाएंगे? क्या हम किसकी ज़रूरत है? मन खराब होने पर किसके पास जाएंगे? तो लगभग वर्तमान में हम देखते हैं कि अगर हम किसी से पूछें, या मैं ही जैसे क्लास में पूछती हूँ बच्चों से, तो कहेंगे हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, काउंसलर के पास जाएंगे। लेकिन क्या सभी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं? क्या सभी काउंसलर के पास जाते हैं? नहीं जाते, है ना। सभी को यही लगता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, इतनी सी बात के लिए काउंसलर के पास क्या जाना। तो मैं ये नहीं कह रही कि केवल एक काउंसलर ही सॉल्यूशन है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम जो है ये वाला जो मेरे मन में कोई प्रॉब्लम आया, या मेरा किसी से रिलेशन ख़राब हुआ, इसको हम खुद ठीक कर लें। यहाँ पर आने की आवश्यकता है ना। यहाँ पर हम केवल घर में प्रॉब्लम हो रही है और हम किसी काउंसलर के पास जाएं, तो क्या लगता है कि हम सभी काउंसलर के पास जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, कुछ ही लोग जा रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि काउंसलर के पास जाने से सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। वो तभी ठीक होता है जब आप उनकी बात को फॉलो करते हो, आप उनकी बात को मानते हो, तभी वो ठीक होता है, नहीं तो नहीं होता है ठीक। कई लोग काउंसलर के संपर्क में हैं, सुसाइड कर रहे हैं, जो उनके संपर्क में नहीं है वो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी शिक्षा में इसको शामिल करने की आवश्यकता है कि मैं खुद को समझ पाऊँ, मैं सामने वाले को भी समझ पाऊँ। तो मन की समस्या के समाधान के लिए पैसा काम नहीं आएगा। यहाँ पर मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो, मेरी समझ ऐसी हो कि मैं खुद को समझ पाऊँ, मैं सामने वाले को समझ पाऊँ, ये शिक्षा के माध्यम से संभव है। और ये बहुत सरल है, आसान है ना, कठिन नहीं है। जैसे जो भी